छोटे सिपाही खिलौना टैंक और हेलीकॉप्टर असली मिसाइलों से हमला कर उन्हें कमरे में फंसा लेते हैं और फिर बंदूक की नोक पर घेर ले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खामोश शहर मोरियो में होती है, जहां मोमबत्तियां जल रही होती हैं, मानो किसी का 17वां जन्मदिन मनाया जा रहा हो, और तभी पुलिस आ धमकती है। यामाशिता सेन को पुलिस के आने की इत्तला मिलती है। पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर उसका नंबर डायल करती है और घर के अंदर फोन बजता है, जो इस बात का संकेत है कि वह अंदर है। कटागिरी घर से भागता है जब उसकी मुलाकात न्यामुरा किचो से होती है। वो एक खास तीर चलाकर किसी को हटाते हुए उसे बताता है कि वो चुना गया है। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन का है, जहां कटागिरी की हत्याओं की जांच चल रही होती है। अचानक छत से पानी टपकने लगता है और दोनों अफसर हलाक हो जाते हैं। फिर दृश्य हमारे हीरो से कोइची पर आता है, जो अपना कमरा ठीक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर टीवी पर अटक जाती है, जहां न्यूज रिपोर्टर शहर में हुई ताजा हत्याओं की खबर दे रहे होते हैं। फिर कोइची साइकिल चलाते हुए नजर आता है, जब वो हमें बताता है अपने बारे में, और ये भी कि वो 3 दिन पहले इस शहर में आया था, लेकिन हत्याओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हम उसे अपने नए स्कूल की तरफ जाते हुए काफी उत्साहित देख सकते हैं। अचानक दूसरे स्कूल के 2 गुंडे आकर हीरोसे की साइकिल रुकवाते हैं। गुंडे कोइची से पैसे मांगते और साइकिल तोड़ देते हैं, लेकिन तभी हमारा दूसरा हीरो जोसुके आ जाता है और उनका ध्यान बंट जाता है। गुंडे उसके बालों का मजाक उड़ाकर उसे धमकाने की कोशिश करते हैं, मगर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे जोसुके भड़क जाता है और वो बिना छुए ही उन्हें लहूलुहान कर देता है। कुछ ही देर में सब नॉर्मल हो जाता है और गुंडे जान बचाकर भाग निकलते हैं। कोइची भी जोसुके से इम्प्रेस होकर अपना तारुफ करवाता है और अपनी टूटी साइकिल दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में हैं, मगर जोसुके इस बात पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है। कोइची जब दोबारा अपनी साइकिल की तरफ देखता है तो वो पहले की तरह दुरुस्त हो चुकी होती है। कोइची बुगोगुआ को हाई स्कूल पहुंचता है और जोसुके को अपनी ही क्लास में पाता है। वो उसे देखता रहता है, तभी उसकी नजर यामागिशी युकाको सान पर पड़ती है, जो कोइची को उसकी होमवर्क नोटबुक थमाती है। कोइची उसे धन्यवाद देता है, मगर जब वो वजह पूछता है तो युकाको बस इतना बताती है कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। कोइची युकाको की दी हुई किताब खोलता है और एक दिन का इतना होमवर्क देखकर हैरान रह जाता है। कोइची जब होमवर्क देखता है तो युकाको उसके बगल में बैठ उसे घूरने लगती है। अगले सीन में पुलिस अफसर योशिजावा मसाया 2 नौजवानों को कूड़ा डस्टबिन में न डालने पर रोक देता है। मसाया अपनी बाइक से उतरता है और उनसे साफ करने को कहता है। लड़के फौरन वैसा करते हैं और वादा लेते हैं कि दोबारा तंग नहीं करेंगे। फिर वही दोनों लड़के पार्क में फव्वारे के पास खेलने आ जाते हैं। कटागिरी अगले शिकार की तलाश में है कि तभी पानी के स्टैंड पर एक लड़के पर हमला होता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। उधर जोसुके, जिसे जोजो भी कहते हैं, के पास 3 लड़कियां आती हैं जो उसके बालों की तारीफ कर उसे अपने साथ घर चलने को कहती हैं। यह सब कोइची और युकाको ने देखा। कोइची ने युकाको से पूछा कि जोसुके को जोजो क्यों कहते हैं, जिसके जवाब में उसने समझाया कि सुके को जो भी लिख सकते हैं। मसाया और उनकी टीम फिर पार्क में पहुंची। घर वापस आते हुए कोइची ने देखा कि इलाके के लोग भाग रहे हैं और वहां पूरी तरह अफरा तफरी फैली हुई थी। इसी बीच हिराता नाम का एक दूसरा लड़का एक लड़की को अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए था और जो भी करीब आता उसे पकड़ लेता था। जवाब में हिराता जुसुके के बालों का मजाक उड़ाता है, जिससे जुसुके गुस्से में आकर खुद को चाकू मार लेता है। तभी एक छोटा जीव हिराता के जिस्म से गुदाद्वार के रास्ते बाहर आता है, जिस पर काटागिरी उसे मारने की कसम खाता है, क्योंकि वो उसके रास्ते में आ गया था। मसाया हिराता की लाश के पास पहुंचता है। उधर घर पर जोसुके को इस मामले में दखल पर डांट और ताकीद मिलती है कि वो महिला को नुकसान पहुंचा सकता था, लिहाजा ऐसे मामलों से दूर रहे। शहर में जरूर कुछ हुआ है, इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि पुलिस अफसर मसाया जोसुके का दादा है। मसाया दीवार पर अपनी ड्राइंग देखकर सोचता है, शहर में क्या हो रहा है। रात एक आदमी अपना सामान रेलिंग से नीचे फेंक रहा होता है। तभी नाया मुराकिचो आता है, उस पर तीर चलाता है, उसे हटाता है और पूछता है कि उसे क्यों अपमानित किया गया, और पूछता है इतनी नफरत क्यों है। आखिर उस आदमी को बताता है कि वो नहीं था। कोइची स्कूल के पास साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, क्योंकि सफेद कोट वाले को खड़ा देख नहीं पाया। खड़ा आदमी माफी मांगता है और कोइची से पूछता है कि क्या वो बुगागोक हाई स्कूल का है। कोइची हाँ कहता है। फिर वो बताता है कि उसे जोसुके से बात करनी है। कोइची और वो आदमी 3 लड़कियों से घिरे जोसुके तक पहुंचते हैं। वह शख्स अपना तारुफ को जोतारो करवाता है। जोसुके को वह बताता है कि उसकी मां तोमोको और पिता जोसेफ जोसुके थे। फिर उसे अपने पिता को माफ करने की सलाह देता है।
जोतारो उसे बताता है कि उसका अब्बा 29 साल का है और वो खुद जोसुके का पोता है। जोसुके को अजीब लगता है कि जोतारो उसका भतीजा है, पर वह उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे कोई बात नहीं करना चाहता, मगर जोतारो उसे मजबूर करता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, पर जोसुके की कोई दिलचस्पी नहीं। जोतारो बुरी आत्माओं और स्टैंड्स की बातें बताता है, पर वो सुनना ही नहीं चाहता। फिर 3 लड़कियां और कोइची जोसुके के पास पहुंचते हैं। लड़कियां जोसुके के बाल संवारने को लेकर हंगामा खड़ा करती हैं, जिससे वो चिढ़ जाता है। जोसुके और जोतारो में लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों के स्टैंड कुछ देर तक भिड़ते हैं, फिर जोसुके निकल जाता है। काटागिरी और जोसुके डिनर करते नजर आते हैं, जहां काटागिरी उसे धमकाता है कि जो भी उसके काम में दखल देगा उसे वो खत्म कर देगा। तो पता चलता है कि जोसुके बढ़ते कत्लों से वाकिफ था और उसने उनमें दखल न देने का फैसला किया। जोसुके ने कटागिरी को चेताया कि उससे पंगा न ले, वरना नतीजे भुगतने होंगे, जिस पर वो नरमी से कहता है कि वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि उसने उनकी मदद की है। बातचीत के दौरान काटागिरी उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके क्रोध को देखकर फौरन माफी मांग लेता है। जोसुके पूछता है कि उसने सबसे पहले किसे मारा था, तो कटागिरी उसे बताता है कि उसने अपने बाप को मारा था क्योंकि उसने दखल दिया था। अगले सीन में जोसुके, मसाया और तोमो को फैमिली डिनर करते नजर आते हैं। मसाया शहर की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद नजर आता है और उसके सोने तक अच्छी गुफ्तगू होती है। जोसुके और तोमोको के जागने पर वह मां से दूसरी शादी का कहता है, पर वह कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। अगले दिन कोइची स्कूल जा रहा था कि तभी युकाको उसे रोककर होमवर्क दिखाने को कहती है और वो मान जाता है। युकाको उसे अपने बारे में कुछ नोटिस करने को कहती है, मगर वो कुछ समझ नहीं पाता और आखिरकार सही जवाब देता है। तभी अचानक कोई ताकत कोइची की साइकिल को पीछे खींचती है और वो गिर पड़ता है। जब वो अजीब दोहरे बाल वाले एक शख्स को देखता है तो हैरान रह जाता है, मगर युकाको उसे उठाने में मदद करती है। फिर जोतारो काटागिरी के बारे में सोचता है, जिसका पूरा नाम काटागिरी जुरा है और जो एंडेलो के नाम से भी जाना जाता है। उसने 7 लोगों का कत्ल किया है और उसे 6 बार मौत की सजा मिली है, पर हर बार वो बच निकला है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी सारी हत्याएं पानी के आसपास हुई हैं। फिर जोतारो अपने दादा को फोन करता है और उन्हें शहर का हाल बताता है। जल्द ही ये बात साफ हो जाती है कि वो एक योद्धा है। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे बादल काले होते नजर आते हैं, जो इशारा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। वो बार बार जोसुके को बुलाता है, पर वो फोन नहीं उठाता। कटागिरी जोसुके के घर के बाहर बारिश रुकने का इंतजार करते हुए मसाया के पूरे खानदान को खत्म करने की कसम खाता है। तोमोको जोसुके को डिनर पर बुलाती है, मगर वो इनकार कर देता है। जाने से पहले वो एक गिलास पानी पीती है, पर जोसुके को उसके गिलास में पानी का स्टैंड दिखता है और उसका स्टैंड उसे बोतल में कैद कर लेता है। तोमोको उसे याद दिलाती है कि जाते हुए बाथटब भर दे। बाद में उसे जोतारो को कॉल करने का मौका मिलता है। जोसुके ने बताया कि स्टैंड उसी ने संभाला है और जोतारो ने निकलते हुए उसे बोतल पर नजर रखने को कहा था, मगर जोसुके खेल में लगा और स्टैंड से उसका ध्यान हट गया। इस बीच मसाया नीचे आता है और अपनी शराब ढूंढता है। पानी की वो बोतल जिसमें स्टैंड था, मसाया के अपने कमरे में उसे पीते ही शराब में तब्दील हो जाती है। जल्द ही जोसुके को मालूम पड़ता है कि बोतल मसाया के पास है, लेकिन तब तक पानी के स्टैंड से मसाया मारा जा चुका होता है। जोतारो और जोसुके जब मसाया के कमरे पहुंचते हैं तो वहां उसका बेजान शरीर पड़ा होता है। जो उसके इलाज की कोशिश करता है, लेकिन जोतारो उसे बताता है कि जोसुके की शक्ति बहुत दयालु है, पर जिंदगी वापस नहीं ला सकती। जब जोसुके दादा की मौत पर रोता है तो जोतारो उसे कुछ देर अकेला छोड़ नीचे चला जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है, देखता है कि लिविंग रूम और किचन पानी से गीला और भरा हुआ है, जिससे यह जाहिर होता है कि जोसुके और जोतारो उसे खत्म करने के लिए पानी के स्टैंड के आने का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जोसुके नीचे आता है। पानी का स्टैंड उस पर हमला करने ही वाला था कि जोतारो ने समय रोक दिया। समय के दोबारा शुरू होते ही जोसुके ने गुलाबी दस्ताने खा लिए, क्योंकि वो समझ गया था कि पानी का स्टैंड उसे मारना चाहता है। उसका अंदेशा सच हुआ। पानी जैसे ही जिस्म में दाखिल हुआ, वो ऑडिन ग्लव के टुकड़ों में फंसा, जो अपने असल रूप में आ चुके थे। अब काटागिरी का स्टैंड जोसुके के हाथ में है। वो उसे पीटने के बाद मिलने जाता है। जोसुके के पूछने पर कि स्टैंड यूजर कैसे बना, काटागिरी नाइमुरा अकिचो और तीरों का राज खोलता है। फिर जोसुके कहता है कि वो जिंदा रहेगा और उसका स्टैंड लेते हुए उसे पत्थर में बदल देता है। नाइमुरा अकिचो अपने छोटे भाई ओकुयासो द्वारा काटागिरी की हार के बारे में बताता है। किचो उसे बताता है कि उसे नहीं मालूम जोसुके के पास कैसा स्टैंड है,
क्योंकि उसने उसे स्टैंड यूजर नहीं बनाया। फिर जोसुके अपने दादा के कमरे में बैठा नजर आता है, उनकी यादों में खोया हुआ। तभी तोमोको आती है और उसे बताती है कि जनाजे का वक्त हो गया है। वो मसाया के किरदार और शहर की हिफाजत में उसकी वफादारी बताती है। जोसुके को वो अपनी टूटी घड्डी दिखाती है, जो उसे 20 साल की मुलाजमत के बाद मिली थी और उसने खुद ही तोड़दाच दी थी, क्योंकि एक कत्ल का केस हल न होने पर उसने फिर कभी तरक्की के लिए अर्जी नहीं दी। जोसुके जनाजे पर जाता है, किचो को देखते ही उसका पीछा करने का फैसला करता है। मेन गेट पर पहुंचते ही कोइची उसके पास आता है और उससे उसके हालात और अचानक गायब हो जाने के बारे में पूछता है। कोइची घर में घुसते ही जोसुके उससे कई सवाल पूछता है। तभी ओकुयासु उसके सामने आता है और कोइची को चोर कहता है। कोइची को तीर लगता है और वो खून से लथपथ हो जाता है। तभी ओकुयासु और जोसुके में लड़ाई छिड़ जाती है। ओकुयासु गलती से अपने दाहिने हाथ का राज खोल देता है, जिससे मूर्ति के हमले से वो लड़ाई हार जाता है। खून के निशान देखते हुए जोसुके कोइची को ढूंढने घर में घुसता है। कोइची को ढूंढते हुए उसका सामना किचो से होता है। किचो जोसुके को बताता है कि ये एक बहुत ही खास तीर है और उसके पास सिर्फ एक ही है, इसलिए उसे इसे हटाना होगा। लेकिन जोसुके उसे ऐसा नहीं करने देता। किचो फिर भी कर डालता है। तभी ओकुयासु आता है और अपने भाई को जोसुके पर हमला करने से रोकता है, मगर खुद जख्मी हो जाता है। जोसुके किचो से कहता है कि उसके भाई को न मारे, लेकिन किचो जवाब देता है कि ओकुयासु बेवकूफ है और मुझे उसकी जरूरत नहीं। जोसुके, जो एक दरवाजे के पीछे छिपा है, ओकुयासु को बचाता है, लेकिन खुद जोखमी हो जाता है। जोसुके ओकुयासु को संभालते हुए उससे भाई की शक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन वफादार ओकुयासु कुछ नहीं कहता। जोसुके फिर भी उसका इलाज करता है, जिससे ओकुयासु को बहुत हैरानी होती है। और जब वजह पूछी जाती है तो जोसुके सिर्फ इतना कहता है कि वो ऐसे मरने के लायक नहीं है। जोसुके बताता है कि वो खुद को ठीक नहीं कर सकता और मुर्दों को जिंदा भी नहीं कर सकता। जोसुके दोबारा कोइची को वापस लाने ऊपर जाता है तो ओकुयासु मदद को आता है। कहता है उस पर कोई कर्ज नहीं रहा और वो बेवकूफ है जो बस वही करता है जो उसे उस वक्त सही लगता है। अचानक बंदूकों वाली एक छोटी फौज उन्हें घेर लेती है, लेकिन जोसुके कोइची को बचाते हुए आसानी से शिकस्त दे देता है। जोसुके से बात करते हुए कोइची उसे टैंकों से आगाह करता है। यह सुन जोसुके हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे स्टैंड भी दिख रहे होते हैं। तभी किचो अपनी फौज के पीछे आता है और कोइची से उसका स्टैंड दिखाने को कहता है। कोइची को कुछ समझ नहीं आता और उसकी पीठ से एक अंडा बाहर निकलता है। जोसुके उसे अंडे की हिफाजत करने को कहता है, वरना अंडा मरा तो उसकी भी जान चली जाएगी। किचो अपनी फौज को जोसुके पर हमला करने का हुक्म देता है, पर जोसुके उन्हें फिर शिकस्त दे देता है। कोइची किचो को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इनकार कर देता है। कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी फौज को हराकर जोसुके बेहोश हो जाता है। कोइची दोबारा किचो को रोकने की कोशिश करता है। अचानक अंडे फूटते हैं और उनसे एक नन्हा राक्षस स्टैंड जमीन पर आ गिरता है, जिससे किचो और ज्यादा भड़क उठता है, क्योंकि अब वो उसे नहीं चाहिए। इस बीच जोसुके 2 मिसाइलें निकालकर किचो पर तान देता है। जब किचो अपनी सेना को दोबारा आदेश देता है, जोसुके का सामना कर रहे सैनिक पलटकर उसी पर बंदूकें तान देते हैं। मिसाइलें फट जाती हैं और जोसुके कोइची राहत की सांस लेते हैं। ऊपर से शोर सुन जोसुके ने पहले जाने की ठानी, पर कोइची तब तक उसे बुरी तरह घायल कर चुका था। कोइची कमरे के पास पहुंचा ही था कि एक राक्षस ने उस पर हमला कर उसे सहमा दिया। जब वह कमरे में दाखिल होता है तो एक राक्षस जंजीरों में बंधा हुआ दिखता है और उसके पीछे किचो तीर कमान लिए बैठा होता है। जोसुके और कोइची राक्षस के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी किचो बीच में आकर बताता है कि वो राक्षस नहीं, उनका बाप है। वो पैसे का बड़ा लालची था और एक बुरा इंसान, यहां तक कि अपने बेटों पर भी जुल्म करता था। अपने वालिद की हालत बताते हुए वो जोसुके और कोइची को समझाता है कि बाप उससे प्यार तो हमेशा करेगा, पर वो अब एक मरता हुआ इंसान है। जोसुके सुझाव देता है कि उसके अब्बा को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनका इलाज करे, न कि इसका उल्टा। मगर किचो इनकार कर देता है। कहता है वो चाहता है कि अब्बा मर जाए ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। इसी दौरान उसके अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। इस पर किचो उन्हें बताता है कि ये उनकी कूड़ा ढूंढने की आदत है, और फिर वो अपने अब्बा को पीटने लगता है। मगर जोसुके को ये अजीब लगता है और वो बॉक्स और उसका सामान वापस ले लेता है। ये करते ही तीनों देखते हैं कि उसके अब्बा उसकी फैमिली फोटो ले जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो उसे याद करते हैं। जोसुके कहता है कि वो अब्बा की मदद करेगा, मगर पहले उसे धनुष और तीर खत्म करने होंगे। ओकुयासु ने सारी बात सुनी और वो अपने भाई से मिन्नतें करता है कि हार मान ले,
सब कुछ फिर से शुरू करे और अपने अब्बा के साथ खुशहाल जिंदगी जिए। मगर किचो फिर भी इनकार कर देता है। अचानक एक कारनुमा राक्षस खिड़की से ओकुयासु पर हमलावर होता है। किचो आगे बढ़कर भाई को बचाता है। ओकुयासु भाई को ढूंढने बाहर निकलता है और जोसुके और कोइची से बात करता है कि क्या हुआ। तो मालूम हुआ कि गाड़ी नुमा वो राक्षस किचो को उसके किए का हिसाब लेने ही आ रहा था। फिर भी किचो अपने भाई की जान बचाता है, हालांकि उसे ओकुयासु की बेवकूफी से सख्त नफरत है। अगले सीन में जोसुके और जोतारो आपस में बात करते दिखते हैं। जोतारो उससे उसके फ्यूचर के प्लान्स पूछता है, जिस पर जोसुके जवाब देता है कि वो अपने दादा की शहर और लोगों को बचाने की विरासत को जारी रखेगा, जिन्होंने एक भी मर्डर का सुराग न मिलने पर कभी तरक्की के लिए अप्लाई नहीं किया। जब वो अपने दादा का जिक्र करता है, वो जोतारो को अपनी पहनी हुई दादा की घड़ी दिखाता है। अगली सुबह होती है। कोइची साइकिल से स्कूल जाता है, युकाको के पास से गुजरता है और युकाको कोइची को एक अजीब सी मुस्कान देती है। फिर ओकुयासु और जोसुके से मिलती है। फिर वह बताता है कि इसी दिन उसकी मुलाकात उसके दो महान दोस्तों से हुई थी। जब वे उस जगह से गुजरते हैं जहां पत्थर से बनी कटागरी थी, तो वे चट्टान के रूप में जीवित कटागरी को सलाम करते हैं। यह अंत दिखाता है कि मोरियो, जो कभी एक पुरसुकून शहर था, फिर से पुरसुकून हो गया है। देखने का शुक्रिया। मेरे पहले दर्शक बनने के लिए कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबाना न भूलें।